निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रस्तुत मॉड्यूल संख्या 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियां विषय पर प्रस्तुत इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 परिदृश्य में सुरक्षित छात्रावासी सुविधाएं प्रदान करने एवं अधिगम तथा आकलन पर। इस वीडियो के माध्यम से हम कोविड-19 परिदृश्य में छात्रावास संचालन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। सुरक्षित छात्रावासी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में छात्रावास प्रमुख, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ कोविड-19 परिदृश्य में शिक्षण गतिविधियों के संचालन तथा ऑनलाइन अधिगम एवं मूल्यांकन पर समझ का विकास कर सकेंगे। तो आइए अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते केवल हमारा देश, भारत ही नहीं बल्कि लगभग संपूर्ण विश्व एक अभूतपूर्व कठिनाई का सामना कर रहा है। इसी कठिनाई को छात्रावासी सुविधाएं प्रदान करने में भी महसूस किया जा रहा है। जब हम कोविड-19 परिदृश्य में छात्रावासी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में विचार करें तो ऐसे में सबसे पहले हमें उन बिंदुओं पर ध्यान देना उचित रहेगा जिन पर छात्रावास को छात्रों के लिए खोलने अथवा संचालित करने से पूर्व अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्था को खोलने से पूर्व हेल्पलाइन नंबरों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। कंटेनमेंट जोन या कोविड-19 प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को पूरी तरह जांचकर ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। यदि छात्रावास में बायोमेट्रिक उपस्थिति है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। यदि छात्रावास में जिम संबंधी व्यवस्थाएं हैं तो जिम के प्रयोग में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर एयर कंडीशन प्रयोग में लाया जा रहा है तो एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और सापेक्ष आर्द्रता 40 से 70% के साथ साथ उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छात्रावास की साफ सफाई एवं उसे रोगाणु मुक्त रखना कोविड-19 परिदृश्य में छात्रावास के सभी लोगों को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकेगा। कमरों, कार्यालयों, कैफेटेरिया, रसोई घर, सीढ़ियों, लिफ्ट, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वाटर पॉइंट्स, दीवारों, फर्शों एवं उपलब्ध खुले क्षेत्रों को उचित तरीकों से साफ सुथरा रखना एवं रोगाणु मुक्त रखने के लिए समय समय पर सैनिटाइज किया जाना सुरक्षित छात्रावासीय वातावरण सृजित कर सकेगा। आइए अब हम छात्रावास प्रमुख की भूमिका किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है समझने का प्रयास करते हैं। छात्रावास प्रमुख को कोविड-19 के संदर्भ में SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर छात्रावास के अन्य जिम्मेदार लोगों से साझा करना चाहिए। SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। SOP जिसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है। SOP किसी एक निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक दस्तावेज होता है। किसी भी कार्य में एक उपयुक्त परिणाम पाने के लिए एक व्यापक आदर्श कार्य प्रणाली की रचना करने की आवश्यकता होती है। ये लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। इसी कार्य प्रणाली को मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP कहते हैं। आइए अब छात्रावास प्रमुख की भूमिका के संबंध में जारी अपनी चर्चा को हम
आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों को शामिल करना एवं उनकी निगरानी करते रहना छात्रावास प्रमुख की कार्यसूची में सम्मिलित होना चाहिए। नज़दीकी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संपर्क में रहकर सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण का सृजन करना चाहिए। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में छात्रावास के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों को शामिल करते हुए क्रियाशील समूह का निर्माण करने एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शैक्षिक कैलेंडर को अपडेट रखने में छात्रावास प्रमुख की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि हम कोविड-19 परिदृश्य में शिक्षकों की भूमिका की बात करें तो शिक्षकों को संस्थागत योजनाओं और SOP प्रक्रिया की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। उन्हें नवीनतम शिक्षण विधियों और संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ स्वयं को अपडेट रखना चाहिए। उनके द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखकर विस्तृत शिक्षण योजना तैयार करना, समय सारणी, कक्षा के आकार और वितरण के तरीकों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छात्रों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ स्वयं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोविड-19 परिदृश्य में छात्रों को भी अपनी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। छात्रों का फेस कवर, फेस मास्क पहनना एवं अन्य उपाय अपनाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, यदि मोबाइल है तो उसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना उनकी आदतों में शामिल होना चाहिए। साथ ही छात्रों को अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु नियमित व्यायाम, नियमित दिनचर्या, ताजे फल व शुद्ध भोजन ग्रहण करना एवं शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। छात्रों को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने में उनके अभिभावकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के अस्वस्थ महसूस होने पर उन्हें घर पर ही रखें। अपने बच्चों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना व प्रतिरक्षा के उपायों के बारे में सचेत करने के साथ साथ कोरोना से बचने से संबंधित नियमों के पालन के बारे में जागरूक करना चाहिए। साथ ही बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए उन्हें नियमित व्यायाम, योग व ध्यान हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। छात्रावास प्रमुख, शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों की भूमिका के बाद आइए अब हम कोविड-19 के संदर्भ में कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण गतिविधियों के संचालन पर बात करते हैं। कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए छात्रों को कक्षाओं में 6 फीट की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षकों को भौतिक दूरी के साथ अलग अलग चरणों में कक्षा गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। नियमित कक्षा एवं ऑनलाइन कक्षाओं में समन्वय हेतु कार्य योजना का निर्माण कर उसे लागू किया जाना चाहिए। कक्षा के दौरान शिक्षक एवं छात्रों द्वारा मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करना व छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा अध्ययन सामग्री या अन्य वस्तुओं के आदान प्रदान की अनुमति न देना शामिल होना चाहिए। कुछ और भी अनुकरणीय महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कोविड-19 को लेकर ध्यान दिया जाना व पालन करना छात्रावास को सुरक्षित एवं संरक्षित कर सकेगा। जैसे छात्रावास में कमरे साझा करने की अनुमति न देना, बाहर से आने वाले छात्रों का उचित परीक्षण के उपरांत ही छात्रावास में प्रवेश लेना, भीड़ से बचने हेतु छात्रों को चरणबद्ध तरीके से बुलाना, थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना, भोजन बनाने वालों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहना, भोजन हेतु मेस में छात्रों को चरणबद्ध तरीके से बुलाना, नगद लेन देन से बचना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित गतिविधियां कराना एवं परामर्श देना।
इस प्रकार यदि हम अपने अपने स्तर पर अपनी भूमिकाओं को समझेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो निश्चित ही कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद भी सुरक्षित छात्रावास सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। कोविड-19 परिदृश्य में छात्रावासीय सुविधाओं एवं कक्षा शिक्षण की गतिविधियों के संचालन पर बात करने के बाद आइए अब हम कोविड-19 परिदृश्य में अधिगम तथा आकलन पर बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 महामारी ने स्कूलों पर अपना प्रभाव डालने के साथ साथ सामान्य जीवन के सुरक्षित रहने में भी व्यवधान पैदा किया है। कक्षा शिक्षण के स्थान पर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा कदापि कक्षा कक्ष शिक्षण प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, परंतु विपरीत परिस्थितियों एवं वातावरण में भी छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से अपने सीखने की गति को तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम की दो विधियां हैं, तुल्यकालिक शिक्षण अधिगम यानी सिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग और अतुल्यकालिक शिक्षण अधिगम यानी असिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग। शिक्षकों को चाहिए कि वे दोनों में सामंजस्य बनाकर इनका उपयोग ऑनलाइन शिक्षण में करें। तुल्यकालिक शिक्षण वास्तविक समय का शिक्षण और अधिगम है, जो सहयोगात्मक रूप से और उसी समय ऑनलाइन शिक्षार्थियों के समूह के साथ या व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में दो तरफा वार्तालाप तथा त्वरित फीडबैक भी प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा प्रदान किए जा सकते हैं। समकालिक शिक्षण के उदाहरण वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्हाट्सएप समूहों पर शिक्षण, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल क्लास, गूगल फॉर्म अथवा गूगल डॉक जैसे उपग्रह या दूरसंचार सुविधाओं पर आधारित सेवाएं हैं। तो वहीं अतुल्यकालिक शिक्षण अधिगम कहीं भी कभी भी सीखने से संबंधित है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम में तत्कालीन दोहरा संवाद नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, दीक्षा पर ई सामग्री का सर्फिंग, रेडियो सुनना, पॉडकास्ट, टीवी चैनल देखना आदि। शिक्षकों को ये नहीं मानना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सिंक्रोनस संचार के माध्यम से शिक्षण एकमात्र आवश्यकता है। लक्ष्य इंटरनेट पर आमने सामने फेस टू फेस कक्षाओं को आरंभ करना नहीं है। कभी भी कहीं भी ऑनलाइन और मिश्रित सीखने से शिक्षार्थियों को अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने, बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करने को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल शिक्षा के 3 तरीके हैं। ऑनलाइन तरीका, जब कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध हो। आंशिक ऑनलाइन तरीका, जब कंप्यूटर, स्मार्टफोन और निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध हो। अथवा ऑफलाइन तरीका, जब इंटरनेट की उपलब्धता ना हो, जैसे दूरदर्शन तथा रेडियो। शिक्षक आईसीटी अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर कोई भी डिजिटल शिक्षा को लागू करने के लिए किसी एक उपयुक्त विधा को चुन सकते हैं। ऑनलाइन तरीके के अंतर्गत शिक्षक ईमेल तथा इंस्टेंट मैसेंजर के माध्यम से छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री को साझा कर सकते हैं। इस हेतु निर्देश भेजने के लिए शिक्षक विभिन्न संदेश भेजने की ऑनलाइन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। छात्र छात्राएं अध्ययन कर अपनी पूर्ण तैयारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना माइक्रोसॉफ्ट अथवा गूगल मीट की सहायता से किया जा सकता है। आंशिक ऑनलाइन तरीके के अंतर्गत यदि छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि उपलब्ध हैं, किंतु इंटरनेट की निरंतर उपलब्धता नहीं है, तो आंशिक ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के तरीकों को
शिक्षण हेतु अपनाया जा सकता है। हमारे देश में दीक्षा पोर्टल, ई पाठशाला, NROER तथा NDL विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म छात्रों तथा शिक्षकों की सहायता हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध किए गए हैं। यदि छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के पास निरंतर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वे इंटरनेट की उपलब्धता के समय इन विभिन्न प्लेटफॉर्म से पाठ्य सामग्री को डाउनलोड कर पेन ड्राइव, फोन तथा कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं तथा इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑफलाइन पाठ्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि इस प्रकार के डिजिटल मॉडल के प्रयोग हेतु छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करें और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और अभ्यास के माध्यम से छात्रों को गुणात्मक शिक्षा देना सुनिश्चित करें। इंटरनेट की निरंतर उपलब्धता न होने की स्थिति में शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को उपलब्ध पाठ्य सामग्री यथा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने को कहें। यथासंभव वे सप्ताह में व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, फोन कॉल आदि के माध्यम से छात्रों से वार्तालाप कर उन्हें निर्देशित करते रहें। डाउट क्लियरिंग डे या सत्र का आयोजन आंशिक ऑनलाइन तरीके के मॉडल में अत्यंत प्रभावी हो सकता है। यदि हम ऑफलाइन तरीके से डिजिटल शिक्षा देने की बात करें तो जब इंटरनेट की उपलब्धता ना हो या फिर अत्यंत सीमित हो तो इस स्थिति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए इंटरनेट की निर्भरता को त्याग कर अन्य माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया में कक्षावार तथा विषय व प्रकरणवार शिक्षण सामग्री दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित की जाती है। घर पर बैठकर छात्र छात्राएं इस प्रकार टेलीविज़न तथा रेडियो का उपयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कर सकते हैं। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा के विभिन्न तौर तरीकों को अपनाने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर सीखने के परिणामों की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन को ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। शिक्षक छात्रों को सिखाने और सफल बनाने के उद्देश्य से एक सक्षम, सतत, फॉर्मेटिव ऑनलाइन मूल्यांकन की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सभी विषयों के लिए डायग्नोस्टिक प्रश्न बैंक बनाकर प्रारंभिक आकलन में उसका उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन कक्षाओं, सोशल मीडिया, ब्लॉग और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की गतिविधियों का प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, घर पर आधारित प्रयोगों का संचालन, परिवार के सदस्यों और बड़ों के साथ बातचीत, गद्य, कविता बनाने और साक्षरता कौशल में सुधार जैसे वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाना एवं इनके अनुसार ही आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने कोविड-19 परिदृश्य में छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने एवं कोविड-19 परिदृश्य में अधिगम एवं आकलन के तौर तरीकों पर बात की। आपने जिस तरह से पूरे उत्साह व रुचि से संपूर्ण वीडियो को देखा व समझा, उसके प्रति आपका हृदय से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।